अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोसील के बारे में। एक तरफ हमारे पास नॉर्मल टेस्टिस दिखाई हुई है और एक तरफ जो है हमारे पास हाइड्रोसील दिखाई हुई है। तो हमारे पास हाइड्रोसील में क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन characterized by collection of fluid in the tunica vaginalis. It can occur on either one side or both side of the scrotum. तो अगर इस पिक्चर में हम डिफरेंस देखें तो ये जो ट्यूनिका वेजाइनालिस दिखाई है इसके अंदर यहाँ पे जो है फ्लूइड बिल्कुल भी नहीं होता। अगर होता भी है तो उसकी यहाँ से लिम्फेटिक्स के जरिए ड्रेनेज हो जाती है और दूसरी की तरफ हमारे पास फ्लूइड दिखा रहा है। ठीक है, तो जब फ्लूइड की अकोमोलेशन होगी ट्यूनिका वेजाइनालिस के अंदर उसको हम कहेंगे हाइड्रोसील। अब फ्लूइड क्यों अकोमोलेट होगा ये हम देख लेते हैं। हमारे पास जो है ड्यूरिंग डिसेंट ऑफ द टेस्टिस, जैसे जैसे एम्ब्रियो लाइफ में डिसेंट होता है टेस्टिस का, तो वो एब्डोमेन से आती हैं स्क्रोटम के अंदर थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है, तो जब जैसे जैसे वो नीचे आ रही होती है साथ साथ पेरिटोनियल की लेयर भी नीचे आ रही होती है। तो जैसे जिस पेरिटोनियल की लेयर जो नीचे आ रही होती है इसके साथ साथ उसको हम प्रोसेसिस वेजिनैलिस कहते हैं। और प्रोसेसिस वेजिनैलिस जो है फिर हमारे पास जो अराउंड टेस्टिस जो लेयर होती है पेरिटोनियम की उसको हम ट्यूनिका वेजिनालिस कहते हैं। जो सारी ऊपर वाली लेयर होती है इसने ऑब्लिटरेट हो जाना होता है और सिर्फ वो वाली पार्ट जो कि टेस्टिस के अराउंड होता है इसने परसिस्ट करना होता है, यानी इसने पेटेंट रहना है इस पार्ट, ताकि ये सब शेप को मेंटेन रख सके, इसकी पोजीशन को मेंटेन रख सके टेस्टिस की। बाकी जबकि ऊपर वाला जो लेयर होती है पेरिटोनियम की ये सारी ऑब्लिटरेट हो जाती है। अब कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें ये जो है पेरिटोनियल की लेयर ऑब्लिटरेट ना हो तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? जो है हमारे पास ये फ्लूइड अकोमोडेशन स्टार्ट हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, सो अब इसकी टाइप्स होती हैं। हमारे पास प्राइमरी हाइड्रोसील भी होती है और सेकेंडरी भी होती है। प्राइमरी मतलब कि इसमें प्रॉब्लम जो है पेरिटोनियल लेयर का ही है और दूसरी सेकेंडरी में दूसरी कॉजेज होती हैं जिसकी वजह से फूड फ्लूइड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो प्राइमरी क्या है? हाइड्रोसील डिवेलप स्लोली एंड बिकम लार्ज and tense usually occurs over 40s. It is characterized into four types. तो सबसे पहले हमारे पास है वजाइनल हाइड्रोसील जिसमें टेस्टिस के अराउंड जो ट्यूनिका वजाइनलिस है सिर्फ उसके अंदर ही फ्लूइड अकोमोलेशन होती है और वो जो है हमारे पास ऐसे ही महसूस होती है जैसे टेस्टिस इनलार्ज हुई हुई है। ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करना, उसको सेपरेट करना टेस्टिस से ज़रा मुश्किल हो जाता है। कंजेनाइटल हाइड्रोसील में क्या होता है? ये बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होता है और इसमें जो है जो पूरा पैसेज है पेरिटोनियल लेयर का वो कॉन्टिन्यू रहता है, वो इंटैक्ट रहता है। ठीक है, यानी प्रोसेसिस वेजिनैलिस जो है वो इंटैक्ट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इन्फेंटाइल। इसमें ऐसा होता है कि डीप इंग्वानल रिंग तक जो है लेयर रहती है पेरिटोनियम की और ऊपर से वो खत्म हो जाती है। और इंसिस्टिड में ऐसा होता है कि ऊपर से और नीचे से खत्म होगी, जस्ट एक बीच में एक रह जाता है पोर्शन पेरिटोनियल के लेयर का और उसके अंदर फ्लूइड अकोमोलेट होने लग जाते हैं। लेट मी शो यू अ पिक्चर ऑफ दिस। तो इसमें देखिए हमारे पास पहले हम लिखी हुई है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल जो बर्थ के टाइम पे होगी, यानी सारी हमारे पास जो प्रोसेसिस वेजिनैलिस है पेरिटोनियम की लेयर है वो सारी की सारी इंटैक्ट है, पेटेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर जब फ्लूइड अकोमोलेशन होगा तो उसको कहेंगे कंजेनाइटल हाइड्रोसील। ये बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होगी। फनिकुलर में हमारे पास जो है अबव दिखाई दी है, डीप इंग्वानल रिंग से ऊपर तक होती है और इसमें टेस्टिस के अराउंड है ही नहीं पेरिटोनियल के लेयर। थर्ड हमारे पास है इन्फेंटाइल। इन्फेंटाइल में हमारे पास स्टिल डीप इंग्वानल रिंग है। ठीक है, यानी ऊपर से खत्म हो गई लेकिन यहाँ तक जो है वो रहेगी। तो जब जहाँ जहाँ तक रहेगी उसके अंदर फ्लूइड अकोमोलेशन होगा तो उसको कहेंगे इन्फेंटाइल। फिर हमारे पास ये है एनसिस्टेड। एनसिस्टेड मतलब के बीच में सिस्ट बनी हुई है। ठीक है, यानी ये ऊपर से भी खत्म हो जाएगी पेरिटोनियल लेयर, नीचे से भी ऑब्लिटरेट हो जाएगी लेकिन बीच में एक शक्ल रहेगी और इसको हम कहेंगे एनसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड। और यहाँ पे देखा जाए तो वजाइनल हाइड्रोसील है जिसमें जस्ट ट्यूनिका वजाइनलिस के अंदर जो है फ्लूइड अकोमोडेशन हुई हुई है। तो दिस इज द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ द हाइड्रोसील। ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी कॉजेज में हमारे पास फ्लूइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है। जब फ्लूइड की प्रोडक्शन होगी ज़्यादा होगी वो किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, जैसे टीबी है, सिफिलिस है, एपिडेर्मल इन्फेक्शंस होते हैं, कोई ट्रॉमा हो जाए या कोई कैंसर। इन सब केसेस में फ्लूइड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो जिसकी वजह से हमारे पास हाइड्रोसील हो जाएगी। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे? स्क्रोटम enlarged होगा क्योंकि स्क्रोटम के अंदर ही टेस्टिस पड़ी हुई है लेकिन ये पेनलेस होगा। सेंसेशन ऑफ हैवीनेस फील होगी, ड्रैगिंग सेंसेशन फील होगी और डिस्कम्फर्ट फील होगा इंग्वाइनल एरिया में जो कि बैक तक रेडिएट कर रहा होगा। अगर एपिडेर्मल इन्फेक्शन है तो उस केस में पेन भी होगा। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन की केस पे भी हमने पढ़ा है ना, सेकेंडरी कॉज है कि इन्फेक्शन भी फ्लूइड की प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। तो अगर उसकी वजह से हाइड्रोसील हो रहा है तो इसका मतलब हमें पेशेंट को पेन फील होगी।
डायग्नोसिस कैसे करना है, हमने फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट जो है वो असेस करेंगे पेन को और प्रेस करेंगे बेली को, ग्रोइन रीजन को, ताकि वो रूल आउट कर सकें कि ये इंग्वाइनल हर्निया तो नहीं है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसको कहते हैं ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट। उसमें हम क्या करते हैं कि टेस्टिस को कि एक साइड, स्क्रोटम के एक साइड से जो है ना लाइट पास करते हैं। तो जब लाइट पास करते हैं तो दूसरी जो, अगर स्क्रोटम के अंदर फ्लूइड होता है तो वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। सो इट इज अ टेस्ट विच इन्वॉल्व्स लाइट दैट इज डायरेक्टेड थ्रू द स्क्रोटम टू सी द क्लियर फ्लूइड सराउंडिंग द टेस्टिस। अगर एक थैली हो और उसके अंदर पानी जमा हुआ हो, तो अगर उसको एक साइड से लाइट के उसे पास की जाए तो वो फ्लूइड जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट फॉर हाइड्रोसिल। लेबोरेटरी टेस्ट तब करवाएंगे जब हम लोगों ने इन्फेक्शन को रूल आउट करना हो, तो उसके लिए हम ब्लड टेस्ट करवा लेंगे, यूरिन टेस्ट करवा लेंगे। इमेजिंग टेस्ट जो हम लोग कराएंगे वो हर्निया को डिटेक्ट करने के लिए, ट्यूमर्स को और स्क्रोटल की इलाजमेंट को डिटेक्ट करने के लिए कराएंगे। और इमेजिंग टेस्ट में हम अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे और सीटी करा लेंगे, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या करना है हमने, जो कंजेनाइटल टाइप हमने देखी है जिसमें हमारे पास बर्ड्स प्रेजेंट होता है, तो एक तरह से वो एक हर्निया है कि हर्निया भी आउट पाउचिंग हो गई है, मतलब हाँ पेरिटोनियल लेयर को आना तो नहीं चाहिए था, वो आ रही है, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ हर्निया। तो इसको भी हम हर्नियोटमी की तरह ट्रीट करेंगे, यानी इंसिजन देके इस लेयर को वापस भेज देंगे और यहाँ पे सुचर लगा देंगे, ठीक है। सो इसको हम हर्नियोटमी की तरह ट्रीट करें। दूसरा आ जाता है इंसिस्टेड हाइड्रोसिल। तो इंसिस्टेड हाइड्रोसिल में हमारे पास जो बीच में एक सिस्ट होती है, तो उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे इंसिजन देके इसको रिमूव कर देना है। फिर हमारे पास है जेबोलेज और रिपेयर, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या करना है, ट्यूनिका को डिलीवर करना है आउट ऑफ द स्क्रॉटम, यानी स्क्रॉटम से पहले हमने उसको निकाल लिया, ट्यूनिका के साथ साथ हमने, जाहिर है ट्यूनिका अटैच है टेस्टिस के साथ, तो टेस्टिस को भी निकालना है। फिर उसके बाद हमने ट्यूनिका को डिवाइड करना है लॉन्गिट्यूडनली और फ्लूइड को सारा ड्रेन कर देना है। अब हमने ट्यूनिका को निकाला नहीं है, बल्कि ट्यूनिका को हमने दूसरी साइड पे कॉर्ड के सुचर कर देना है। तो इसकी वजह से जो है ना, द इंटीरियर ऑफ द सैक इज परमानेंटली एक्सटर्नलाइज्ड, यानी अब उस सैक के अंदर पानी भर ही नहीं सकता, क्योंकि हमने उसके स्पेस को ही खत्म कर दिया है। लेट मी शो यू अ पिक्चर ऑफ दिस। इस पिक्चर में देखें, ये हमने एक साइज करना है ट्यूनिका को अलोंग विद टेस्टिस, इंसिजन दिया। इंसिजन देने के बाद अब ये जो हमारे पास होगी ट्यूनिका वजिनालिस, इसको हमने पीछे कोड के पीछे जो है सूचर कर देना है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे कोई स्पेस ही नहीं बची। अब जब स्पेस ही नहीं होगी तो फ्लूइड की अकुमुलेशन भी नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉर्ड्स प्लाइकेशन। इन लॉर्ड्स प्लाइकेशन ट्यूनिका इज कट लॉन्गिट्यूडिनली एंड देन प्लाइकेटेड बाय सेवरल सुचर, दिस प्रिवेंट्स द रिफॉर्मेशन ऑफ द सैक। अब इसमें हमने क्या करना होता है कि सुचर्स लगाने होते हैं, मतलब वो ट्यूनिका वजिनालिस को कि इस तरह सुचर्स लगाने होते हैं कि दोबारा इसके अंदर फ्लूइड की अकुमुलेशन ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोसिलेक्टमी। अब इस ये तब इंडिकेट करेंगे जब सैक बहुत ज़्यादा बड़ी होगी और उसको एक्साइज करना ही सोल्यूशन होगा, तो फिर हमने पूरी सैक को ही निकाल देना है, ठीक है। एस्पायरेशन ऑफ द फ्लूइड बाय द नीडल इज वेरी सिंपल, बट इट ऑलवेज लीड्स टू रीअक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूइड। अगर हम द फ्लूइड की एस्पायरेशन भी करते हैं, दो ये सिंपल तो बहुत है, लेकिन इसकी वजह से हमारे पास रीअक्युमुलेशन हो सकती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट हाइड्रोसिल। इफ यू हैव एनी क्यूरी और confusion you can ask.